सत्ता की मलाई चाटने के लिए ठाकरे बंधु 20 साल बाद एक मंच पर आए, भाषा को विवाद बनाया और इस विवाद को अपना हथियार बनाया। मराठी अस्मिता की बात की, मराठी गैर मराठी का जो विवाद था उसे पनपाया। लेकिन जिस भाषा विवाद को ठाकरे भाइयों ने हथियार बनाया था, देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सूझबूझ से उस हथियार को अब ठाकरे बंधुओं के खिलाफ ही इस्तेमाल कर दिया है। ऐसा कदम महाराष्ट्र की राजनीति में उठाया गया है जिसकी कल्पना मात्र पूरे महाराष्ट्र ने नहीं की होगी, ठाकरे बंधुओं को तो छोड़ दीजिए। देखिए, जिस तरीके से विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, रोज नई वीडियो आ रहे हैं जिसमें किसी हिंदी बोलने वाले को पीटा जाता है। आज भी एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो आप देख रहे हैं तस्वीरों पर, ये एक ऑटो रिक्शा चालक है। इसे पीटा गया, मारा गया, थप्पड़ मारे गए सारे बाजार में लोगों को इकट्ठा कर, इससे माफी मंगवाई गई। क्यों? इसका कसूर सिर्फ इतना था क्योंकि ये हिंदी बोल रहा था। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि मोदी फडणवीस ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति को, ये जो मराठी गैर मराठी चल रहा था, कैसे एक झटके में से खत्म करने का काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसुन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, बहुत छोटा सा और सीधा, ये वीडियोज महाराष्ट्र से कब आने बंद होंगे? देखिए, इस सवाल के बदले एक सवाल है, और महाराष्ट्र के लोग और मुंबई के लोग अगर सुन रहे हैं तो जवाब दें। ठाकरे बंधुओं ने या उद्धव के लोगों ने, राज ठाकरे को लोगों ने आखिरी बार किसी पर प्रांतीय अमीर को कब मारा था? मैंने पैसे वालों को। उनके निशाने पर हमेशा गरीब क्यों है? गरीब जैसे कि ऑटो वाला। अब सलमान खान अच्छा बताइए, थोड़े पीट लेंगे जाकर सर, अक्षय कुमार पर थोड़े जाकर। एक बात बताइए, पैसे वाले सारे मराठी बोलते हैं क्या? इसीलिए तो नाम लिए मैंने बॉलीवुड के लोगों के। अच्छा बताइए कि ये आमिर खान मराठी में बात करते हैं या शाहरुख खान मराठी? ठाकरे के भी कई सारे इंटरव्यू हिंदी में देखे हैं सर। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये गरीबों को सता रहे हैं। जो बेचारा 2 जून की रोटी के लिए गया है वहां पे अपना परिवार पालने के लिए, उन पे बहादुरी दिखा रहे हैं ये। आप बताइए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, क्या संभ्रांत मराठियों में, मतलब जो पढ़े लिखे या बड़े पद पर मराठी हैं, क्या उन्हें यह बात पसंद है कि गरीबों को सिर्फ इसलिए पीटा जाए क्योंकि उनको भाषा? यही एक तरीका है। मैं मान लिया कि मराठी बोलना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, लेकिन कल को जाके मेरा कोई कॉलर पकड़ के बोले कि अगर तुम मराठी नहीं बोलोगे तो तुम्हें मारूंगा, तो क्या मैं उससे जल्दी भाषा सीखूंगा? पंकज जी, आपने तो महाराष्ट्र में वक्त बिताया, पढ़ाई लिखाई किया, कुछ वक्त काम भी किया, क्या आपके वक्त भी ऐसा हुआ करता था? और मुझे मतलब मुझे पता है कि बाला साहब ठाकरे उस वक्त यही हुआ करते थे, जिंदा हुआ करते थे। बिल्कुल। और उस वक्त राज ठाकरे, जब मैं पढ़ता था, पुणे में था उस वक्त, और उस वक्त स्टूडेंट्स को पीटा था। परीक्षा देने आए थे रेलवे भर्ती बोर्ड का, और कुछ छात्रों का सेंटर पड़ गया था कल्याण, और वहां कल्याण स्टेशन पे पीटा था राज ठाकरे के लोगों ने। उसके बाद पुणे में जब मैं पढ़ता था तो स्टूडेंट्स के बीच भी जैसे इंस्टीट्यूशंस या दुकान बंद कराते थे। हम रहते थे एक पेइंग गेस्ट में, वो आटलेकर साहब थे, एक महाराष्ट्रियन थे, वो बच्चों को बहुत अच्छे से रखते थे, खास करके स्टूडेंट देख के बहुत प्यार करते थे कि कोई दिक्कत ना हो। तो आटलेकर साहब ये कहते थे कि आज अगर इनके सामने आप झुके ना तो कल को महाराष्ट्र के लोगों का भी जीना मुहाल कर देंगे। ये दुकानें बंद कराते थे, जो वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको बंद कराते थे, और जो एमबीए वगैरह पढ़ने जो छात्र गए थे उनके साथ ये मतलब गलत व्यवहार करते थे। तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जब मेरी पहली नौकरी मुंबई में लगी, तो जिस दिन मैं पहला दिन लोअर परेल ज्वाइन करने जा रहा था, कमला मिल्स कंपाउंड में मेरा ऑफिस था, तो जैसे ही लोअर परेल स्टेशन से बाहर निकला, एक केला बेच रहा था बेचारा, उसके केले के ठेले को पलट दिया और उसको पीट रहे थे। वो बिल्कुल इनोसेंट, कुछ नहीं, ये एक तरह से समझिए। और पीटने वाले भी कौन थे? यंगस्टर्स, लड़के थे सब। कोई केला छीन के खा गया, कोई लेके भाग गया, कोई मार रहा है। अच्छा बताइए, इससे महाराष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा था क्या? और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वही पद्धति फिर से है। मराठी लैंग्वेज पे गर्व है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमारे भारत की भाषा है,
बिल्कुल। और बहुत साहित्यिक भाषा है, और खास करके महाराष्ट्र के लोग थिएटर जो कल्चर है उसको बहुत फॉलो करते हैं। लिटरेचर एक से एक बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर वहां लिखे गए हैं, और मैं तो चाहता हूं कि पूरे भाषा भारत के में नाम उसका पर आप ट्रांसलेशन तोड़ने का काम पढ़ें। तो नहीं कर सकते ना देश को। अरे नहीं, ये खुद भी नहीं पढ़े लिखे हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत राज ठाकरे बहुत बड़ा मराठी भाषा का विद्वान है? चलिए, वो या तो उद्धव ठाकरे कार्यकर्ता से विद्वान इनसे है? पूछा गया था, मराठी दिवस नहीं बता पाए थे। लेकिन अब नहीं, प्रधानमंत्री इनको मोदी पता ही नहीं, जी। ये लफंगे हैं, ये लफंगे हैं। और मैं बता रहा हूं मराठी का सम्मान कैसे किया जाता है, उसका एक उदाहरण है, और आज का उदाहरण है। वो एक ऐसा महाराष्ट्रियन जो कि मिडिल क्लास परिवार से निकला, वो अपनी प्रतिभा से कानून के क्षेत्र में लोहा मनवाया पूरे देश में। जब अजमल कसब आतंकी पकड़ा गया तो पूरे पुरजोर उसने लड़ा उसके खिलाफ, और यह सुनिश्चित किया कि उसे फांसी हो। और उस प्रतिभावान महाराष्ट्रियन को पाकिस्तान बुलाया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सम्मानित किया कि भारत ने जो न्याय की प्रक्रिया अपनाई थी वो अद्भुत है, और उस महाराष्ट्रियन को आज सम्मान मिला है, उसे राज्यसभा भेजा गया है। नाम है उज्जवल निकम। बहुत सारे देश के दूसरे हिस्से के लोग आज से पहले शायद जानते होंगे, बहुत, हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं उनको। आज बताएं, जब प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया तो हंसते हंसते मजाक में क्या बोला? मराठी में बात करूं या हिंदी में? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ये बात अगर दर्शक उज्जवल निकम के मुंह से सुने तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनवाइएगा एक बार। साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे खांधे पर हाथ रख के बताया था, जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8 बजे 44 मिनट्स पे टेलीफोन आया था, और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ? मैं थोड़ा हंसने लगा, और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की, और उन्होंने कहा, उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी। कैसी नौबत आनी चाहिए थी कि एक प्रधानमंत्री को ये शब्द बोलने पड़े कि मैं मराठी में बात करूं या हिंदी में बात करूं? नहीं नहीं, ये जो दो पढ़े लिखे और महीन जहीन लोग बात करते हैं तो व्यंग ऐसे ही किया जाता है। ये व्यंग था, और उज्जवल निकम को पता था कि वो कहां पे मार रहे हैं, इसलिए वो कहे कि मैं हंसने लगा। नहीं, वो संदेश भी था ठाकरे भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल, और ये संदेश था कि तुम महाराष्ट्रियन सोसाइटी में भी पूजनीय नहीं हो, और जो आम मराठी है तुमको किस तरीके से लेता है। ये एक फोन कॉल, और उज्जवल निकम जानबूझकर वो मीडिया के सामने बोल रहे, वो चाहते तो ये बात बोल कर सकते थे। लेकिन उज्जवल निकम जैसा कानून का जानकार, वो जानबूझ के मीडिया को बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे क्या कहा। अगर जरा भी शर्म है ना, शर्मिंदगी जरा भी महसूस होती है, तो दोनों भाइयों को टिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कहां से शुरू किया था बाला साहब ठाकरे ने, और तुम लोगों ने कहां पहुंचा दिया, किस स्तर तक पहुंचा दिया। एक हिंदू हृदय सम्राट हुआ करता था जिससे पाकिस्तान डरता था। एक बार हाथ उठा दे तो मुंबई के दुकानों के शटर गिर जाया करते थे, और एक तुम हो। जी, मैं एक सेकंड रुक। एक बाला साहब ठाकरे थे जो हाथ उठा दे तो मुंबई के शटर गिर जाया करते थे, और एक तुम हो कि कोई भी तुम्हारे बांद्रा स्थित आवास पे जाके सुना के चला आता है। बाला साहब ठाकरे कभी किसी के दुकान पर नहीं गए थे। जब लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, फिर भी वो गए थे बाला साहब ठाकरे से मतोश्री मिलने, और ये दर दर भटकता फिर रहा था कि कोई मुझे मुख्यमंत्री बना दे। और आज स्तर यह पहुंचा कि वो गरीब ऑटो वाले को, ठेले वाले को, इनको पीट के अपने आप को शेर कहलाना पसंद कर रहे हैं। अरे हिम्मत है राज ठाकरे में तो चाहे अपने गुजराती पार्टनर से बोले कि आज के बाद तुम मराठी बात करोगे। उसका पता है ना, बिजनेस पार्टनर गुजराती है। अगर हिम्मत है उद्धव ठाकरे में तो बताएं कि उन्होंने अपने बेटे को सीबीएसई स्कूल में क्यों पढ़ाया, जहां पे हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं मराठी शाला में पढ़ाया जहां मराठी की भाषा की शिक्षा दी जाती है? क्यों? ये सारे सिर्फ गरीबों के लिए, और भड़का भी रहे किसे? वो महाराष्ट्र के इनोसेंट गरीब लोगों को ही भड़का रहे हैं।
महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग इनके चाहते में नहीं आते। अरे सर, बेशर्मी के साथ वीडियो भी बनवाते हैं। और इसमें ना देखिए वो क्या है, मैं सोच रहा है ये किस तरह की राजनीति में बताऊं, मतलब कि एकदम निम्न स्तरीय राजनीति है ये। पता नहीं कौन सा समझदार आदमी इसका सपोर्ट करता है, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में कौन है। और मैं जहां तक महाराष्ट्रियन सोसाइटी को जानता हूं, मैंने अपनी पूरी जवानी महाराष्ट्र में गुजारी है, मुझे बहुत अच्छी मराठी बोलनी आती है और मुझे बहुत प्यार है वहां के लोगों से। लेकिन मुझे पता है कि महाराष्ट्रियन सोसाइटी ऐसी नहीं है भाई। पता नहीं इनको कौन सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, और कम से कम इस हिंसा का तो वहां लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिएगा, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, बीएमसी का इलेक्शन होगा, दोनों यही रहेंगे, देख लीजिएगा रिजल्ट और तब बताइएगा। और प्लीज मैं देश के लोगों से यह कह रहा हूं कि मराठी लोगों को अपशब्द या बुरा भला मत बोले, वो बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र और महाराष्ट्रीय लोगों का मतलब ये ठाकरे या इसके गुंडे नहीं है, वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पे। थोड़ी हो जाता है। अरे इनको कोई नहीं सपोर्ट करता भाई वहां पे। अच्छा बताइए, अगर सपोर्ट करता तो राज ठाकरे को 0 सीट क्यों आती? अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए, मतलब जिता यही बात है ना। तो बचा तो थे जब पहले। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार ये मैं हिंदी भाषी होने के बावजूद देश के लोगों से, जितने भी हिंदी भाषी सुन रहे हैं, उनसे अपील कर रहा हूं कि मराठी लोगों को बुरा भला मत बोले। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो अपने देश को प्यार करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बताया है कि देखिए चुनाव परिणाम बता रहा है कि वो कितना किसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर। अब इसका संदेश देखिए ना। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ कहा ना, और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा पे गर्व होना अच्छी बात है, हर किसी को अपनी भाषा आनी चाहिए और महाराष्ट्र में कामकाज की भाषा मराठी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कॉलर पकड़ के किसी को मारोगे। देखिए फडणवीस क्या कह रहे हैं, सीखने के लिए कह सकते हैं भाई आपको सालों हो गया, आप सीखने की कोशिश करिए मराठी, उस चीज में हमें भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कॉलर पकड़ स्वयं सीख लेते हैं, वीडियो बनवाकर उससे माफी मंगवाकर हाथ जुड़वाकर, ये तरीका सही नहीं है, जायज नहीं है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी जिस तरीके से फडणवीस और मोदी ने मिलकर महाराष्ट्र में जो आग लगी थी उस पर जो पानी डाला है ठाकरे बंधुओं ने, वो शायद कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए एक बार जाते जाते मैं आपको उज्जवल निकम जो हैं उनका क्या कुछ सफर है, क्या कुछ उन्होंने अचीव किया है, अब तक क्यों लोग उन्हें जानते हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया है, कौन कौन से हाई प्रोफाइल केस उन्होंने लड़े हैं, वो भी दिखा देते। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाई प्रोफाइल केस की अगर बात करें तो 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का इन्होंने केस लड़ा। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में काम किया। 12 आरोपियों को मृत्युदंड और 100 को दोषी ठहराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बात करें तो निकम ने अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा लड़ा और उसे फांसी की सजा दिलवाई। कसाब को नवंबर 2012 में पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई। इस केस ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। बात करें तो प्रमोद महाजन हत्याकांड, निकम ने इस मामले में अभियोजक के रूप में प्रवीण महाजन को सजा दिलवाई थी। गुलशन कुमार हत्याकांड की बात करें तो टी सीरीज के संस्थापक की हत्या के मामले में निकम ने सरकारी पक्ष की पैरवी भी की थी। और यह एकमात्र केस नहीं है, इनकी लिस्ट लंबी है। खैरलांजी हत्याकांड की अगर बात करें तो भंडारा जिले में एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में निकम ने अभियोजन का नेतृत्व किया था। शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार और कोपार्डी बलात्कार व हत्या 2016, इन मामलों में भी निकम ने दोषियों को सजा दिलवाई थी। और इसके बाद अगर बात करें प्रमोद महाजन हत्याकांड में निकम ने इस मामले में अभियोजन के रूप में सजा दिलवाई थी। बाकी पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद भी कई सारे देश के सम्मान इन्हें दिए गए हैं। उसके बाद Z+ की सुरक्षा भी इन्हें दी गई। उसके बाद बीजेपी की तरफ से 2024 का लोकसभा चुनाव भी इन्हें लड़वाया गया। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदवार से ये 16,000 वोटों से हार गए थे। प्रमोद महाजन स्मृति पुरस्कार 2015 में मिला। इस पुरस्कार से निकम को सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी। 26/11 मुकदमे के दौरान सरकार ने उन्हें Z+ की सुरक्षा प्रदान की थी। तो उज्जवल निकम ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काम किया है। इस देश से आतंकवाद को मतलब कहें कि मिटाने के लिए काम किया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं पर दांव खेला है। अब देखना होगा कि क्या अब ये
महाराष्ट्र में मराठी विवाद भड़कता है या फिर शांत हो जाता है? जो राजनीति ठाकरे भाइयों ने करने की कोशिश की थी उस पर किस तरीके से पलीता लगता है? बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।